इस पिक्चर को अगर मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिस इज वेयर द टेरर बिगैन। दुनिया के अलग अलग कोनों में 3 कपल्स अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप प्लान कर रहे थे। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में डॉन हचिंस एंड हिज वाइफ जेन, लैंकाशायर इंग्लैंड में पॉल वेल्स एंड हिज गर्लफ्रेंड कैथरीन, और टी साइड इंग्लैंड में कीथ मैंगन एंड हिज वाइफ जोली। ये सब भारत में कश्मीर जाने का प्लान कर रहे थे। ये सभी अपने प्लान को लेकर एक्साइटेड तो थे, पर साथ ही थोड़े अप्रीहेंसिव भी थे, क्योंकि 1995 में कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं था, या फिर शायद कुछ भी। कश्मीर 1947 से ही किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है। भारत के पार्टीशन के वक्त, इससे पहले कि कश्मीर किसके साथ जाएगा ये डिसाइड हो पाता, पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान का लॉजिक था कि क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उस पर पाकिस्तान का हक है। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर को ऑफिशियली भारत में शामिल कर दिया। इस तरह शुरू हुई भारत पाकिस्तान के बीच पहली वॉर। इसके बाद 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अनसक्सेसफुल अटैक किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर वॉर कर रहे थे, जिसका नतीजा था पाकिस्तान की ह्यूमिलेटिंग डिफीट। The leaders of Pakistan's defeated army laid their rifles on the grass in the final token of surrender. 1971 की वॉर के बाद कश्मीर में सिचुएशन थोड़ी सेटल डाउन हुई। कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट की पहली पसंद बन गया, चाहे वो भारत के लोग हों या फिर फॉरेन टूरिस्ट। पाकिस्तान जानता था कि वो भारत को कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा पाएगा, पर पाकिस्तान की नज़र अभी भी कश्मीर पर थी। उसे बस सही मौके का इंतजार था। ये मौका उसे मिला 1987 में, जब जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए। भारत सरकार पर आरोप लगा कि उसने इलेक्शंस को रिग किया है। कश्मीर वैली में इसने प्रोटेस्ट का एक्सप्लोजन कर दिया, जो कि जल्द ही एक आर्म्ड इंसर्जेंसी में कन्वर्ट हो गया। इस आर्म्ड इंसर्जेंसी को पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट दिया। Concept of Kashmir and the concept of jihad is very popular in Pakistan. इसमें कश्मीर का युद्ध तो शामिल था ही, साथ ही इसमें फॉरेन टेररिस्ट भी एंटर हो चुके थे। भारत ने इसे कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया, और तब से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था। जेन और डॉन जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा, और उनकी रिसर्च के मुताबिक कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट का कोई खतरा नहीं था। ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट था जो कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीर के इंसर्जेंट्स तक ही सीमित था। प्लस डिस्टर्बेंस का एरिया भी लिमिटेड था। द ट्रबल वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पोर्शंस ऑफ द कश्मीर वैली, पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, उस जगह से काफी दूर जहां वो ट्रैक करने का सोच रहे थे, पहलगाम और अमरनाथ के माउंटेन्स पर यह भी सच था कि उन दिनों अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलना इतना आसान नहीं था। आखिरकार ये तीनों कपल इंडिया पहुंच गए। जेन और डॉन को ना ही दिल्ली में किसी ने कश्मीर को लेकर वार्न किया और ना ही श्रीनगर पहुंचने पे, पर जेन और डॉन श्रीनगर में इंडियन आर्मी के वॉर लाइक डिप्लॉयमेंट को देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे। वो इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट पुलिस के ऑफिस भी गए, पर वहां भी उन्हें यही बताया गया कि ट्रैकिंग रूट्स पर टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं है। सिमिलर एक्सपीरियंस यूके के बाकी 2 कपल्स के साथ भी हुआ। पूछने पर भी नो वन वार्नड देम। कश्मीर में काफी दिन ट्रैकिंग करने के बाद ये सभी 4 जुलाई 1995 को लिद्दरवाट वैली से होते हुए एक फेमस कैंपसाइट पर रुके। इस कैंपसाइट को टूरिस्ट द मेडो नाम से जानते थे। शाम ढलने के वक्त अचानक ही इस कैंपसाइट पर ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए 10 से 12 मुजाहिदीन आ गए। वो सभी के पासपोर्ट्स मांगने लगे। उन्होंने ब्रिटेन और यूएसए के 4 आदमियों को शॉर्टलिस्ट किया, डॉन हचिंस, कीथ मैंगन एंड पॉल वेल्स, साथ ही एक और अमेरिकी जॉन चाइल्ड्स। ये मुजाहिदीन उन्हें अपने साथ ले गए, इस बहाने से कि उन्हें इजराइल के जासूसों की कश्मीर वैली में होने की खबर मिली है, और इन सभी को वो फर्दर चेकिंग के बाद वापस भेज देंगे। शायद ये सब जानते थे कि ये किडनैपिंग है और इजराइल के स्पाइस वाली बात सिर्फ एक बहाना है, पर ऑटोमेटिक राइफल्स को देखकर किसी का भी प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। इन चारों को ले जाने के कुछ घंटे बाद उन्होंने एक गाइड के थ्रू एक नोट भेजा और एक्सेप्ट कर लिया कि ये किडनैपिंग है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बताया अल फरहान। ये टेररिस्ट 4 हॉस्टेजेस की आज़ादी के बदले अपने 21 साथियों की रिहाई चाहते थे। ये सभी इंडियन जेल्स में बंद थे। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था मसूद अजहर। 1980s में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी से लड़ने के लिए मुजाहिदीन दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों से अफगानिस्तान पहुंच रहे थे। इस एंटी सोवियत कैंपेन को सीक्रेटली फंड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू CIA। He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. और इसके ग्राउंड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रही थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मुजाहिदीन के रिक्रूटमेंट के लिए पाकिस्तान के मदरसों में रेडिकल लीडर्स को फंड कर रहा था। ये रेडिकल लीडर्स मदरसों में यंग स्टूडेंट्स को जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान भेज रहे थे। इनमें से एक रेडिकल लीडर था अल्लाह बख्श सबीर अलवी, बहावलपुर पाकिस्तान के एक सरकारी स्कूल का इस्लामिक स्टडीज का टीचर, जिसका तीसरा बेटा था मसूद अजहर।
ये रेडिकल इस्लाम में विश्वास करने वाली फैमिली थी। 5 फुट 2 इंच टॉल एंड शॉर्ट साइटेड मसूद अजहर फिजिकली गिफ्टेड नहीं था, पर जब वो बोलता था तो उसका मुकाबला कम ही लोग कर पाते थे। मसूद अजहर खुद तो अफगानिस्तान नहीं गया, पर जिहाद पर दिए अपने भाषणों से वो बहुत से लोगों को मुजाहिदीन ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर कर रहा था। यंग मसूद 1988 तक खुद को किसी तरह से अफगानिस्तान जाने से बचाता रहा, मेनली अपनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली की हेल्प से। वो जानता था कि वो वॉर जोन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब वो 20 साल का हो गया और लीडरशिप ने एक बार फिर से उसे अफगानिस्तान जाने का ऑफर दिया, तो उसके पास कोई बहाना नहीं बचा था। एक ऐसा आदमी जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है, आखिरकार वो खुद वॉर फ्रंट पे लड़ने क्यों नहीं जा रहा। पर मसूद अजहर 40 दिन की बेसिक ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर भी उसे वॉर फ्रंट पर भेज दिया गया। एक दिन रात को वो अपने हाइडआउट से बाहर आया टू रिलीव हिमसेल्फ, पर वापस जाते वक्त जब गार्ड्स ने उससे पासवर्ड पूछा तो उसे पासवर्ड याद नहीं था। अंधेरे में कंफ्यूजन की वजह से गार्ड्स ने उस पर गोली चला दी। ये गोली उसे उसके पैर पर लगी। इंजर्ड मसूद अजहर अब वापस पाकिस्तान आ गया और यहाँ उसके इन्फ्लुएंशियल पिता ने उसे सदई मुजाहिद का एडिटर बना दिया, जो कि मुजाहिदीन की एक वीकली मैगजीन थी। अब वो मुजाहिदीन का रिक्रूटमेंट ऑफिसर भी बन गया। मसूद ने अपने अफगानिस्तान की स्टोरी को भी चेंज कर दिया। इस नई फिक्शनल स्टोरी में जो उसके पैर पर गोली लगी थी वो एक रशियन स्नाइपर ने चलाई थी। इस कहानी में मसूद बड़ी बहादुरी से रशियन से बचकर निकला। जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि इन सब स्टोरीज का सोर्स क्या है। तो इस पूरी स्टोरी को मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, वीडियोस, इन सब में रिसर्च किया है, पर जो मेजर रिसर्च अगर मैंने जो की है इस स्टोरी के बारे में वो इस बुक से की है, विच इज़ द मेडो, रिटन बाय एड्रियन लेवी एंड कैथी स्कॉट क्लार्क, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। एंड देयर वर्क इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन टेररिज्म एंड साउथ एशिया। एंड दीज जर्नलिस्ट हैव डन ग्रेट रिसर्च एंड इन्होंने इस पूरी कहानी को इस बुक में लिखा है। एंड इफ यू वांट टू रीड दिस बुक, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, स्टोरी पर वापस आते हैं। मसूद की मैगजीन सुपरहिट होगी और मसूद खुद एक सुपरस्टार बन गया। उसकी रशियन स्नाइपर वाली फेक स्टोरी भी एक लेजेंड बन गई। उसे भाषण देने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में बुलाया जाने लगा। 1989 में अफगानिस्तान की वॉर खत्म हो गई और ऐसा लगा कि मसूद और उसके पिता का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। पर आईएसआई का कुछ और ही प्लान था। उसने अफगानिस्तान के बैटल हार्डन फाइटर्स को कश्मीर भेजने का प्लान बनाया। आईएसआई ने फिर से मसूद अजहर और उसके पिता मास्टर अलवी से हेल्प मांगी। आईएसआई ने इन्हें कश्मीर में फाइटर्स भेजने के लिए $25,000 हर महीने देना शुरू कर दिए। जल्द ही कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टार्ट हो गया। मसूद अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। कश्मीर में बहुत से ग्रुप्स एक्टिव थे और आईएसआई ने इन सब पर सेंट्रल कंट्रोल रखने के लिए हरकतुल अंसर द मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियस फॉर्म किया, जिसका लीडर बना मसूद अजहर। मसूद अजहर एक तरह से अब पाकिस्तान में कश्मीर टेररिज्म का लीडर बन चुका था। मसूद और आईएसआई के प्लान्स को कश्मीर में एग्जीक्यूट कर रहा था सज्जद खान AKA अफगानी। पर अफगानी की हरकतें आईएसआई के इंस्ट्रक्शन से कुछ और ही हो रही थी। डिसीजन लिया गया कि मूवमेंट के लीडर मसूद अजहर को इंडिया भेजकर अफगानी को वापस ट्रैक पर लाया जा सके। मसूद इंडिया गया। उसने अपनी स्पीचेस से कश्मीर मिलिटेंट्स को इंस्पायर किया, पर अफगानी की लापरवाही की वजह से मसूद अजहर और अफगानी दोनों ही इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ आ गए और अब ये दोनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद थे। मसूद अजहर के पिता मास्टर अलवी ने ये तय किया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को भारत से रिहा करवा के रहेंगे। हॉस्टेजेस को टेररिस्ट 4 दिन से लगातार हायर माउंटेन पासेस पर चलाए जा रहे थे। वो सिर्फ रात को किसी आइसोलेटेड गांव में रुकते थे और सुबह फिर चलना शुरू हो जाते थे। अमेरिका की एक वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले जॉन चाइल्ड्स को यकीन हो गया था कि वो एक डेथ मार्च पर हैं एंड ही विल नॉट सर्वाइव, सो ही डिसाइडेड टू एस्केप। जॉन को पता था कि इसमें वो दूसरे हॉस्टेजेस को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 4 लोगों का एक साथ भागना आसान नहीं था। 8 जुलाई की रात को जब सब सो रहे थे, जॉन ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। इस वक्त टेररिस्ट भी उतने अलर्ट नहीं थे। जॉन ने अपनी जैकेट को पेड़ पर लटका दिया और धीरे धीरे हायर माउंटेन्स की तरफ बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद अंधेरे का फायदा उठाकर जॉन ने भागना शुरू कर दिया। ये टेररिस्ट उनको जिस रास्ते से लेकर आए थे, जॉन उस तरफ नहीं भागा। जॉन ने हायर हाइट्स पर उल्टी तरफ का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि वो जानता था कि टेररिस्ट सबसे पहले उसे ढूंढते हुए लोअर हाइट्स की तरफ जाएंगे, जहां पर गांव थे। उसका नीचे जाकर गांव में मदद मांगने का प्लान इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो देख चुका था कि गांव के कई लोग इन टेररिस्ट को समर्थन दे रहे थे। उसे शक था कि अगर उसने मदद मांगी तो वो इसे वापस टेररिस्ट के हवाले कर देंगे। कई घंटे चलने के बाद जॉन चाइल्ड्स को सुबह अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। जॉन का पहला रिएक्शन था कि शायद वो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंच गया है और अब पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट की मदद करने आ गई है। उसने छुपने की कोशिश की, पर जब हेलीकॉप्टर कुछ नीचे आया तो जॉन की नज़र इंडियन फ्लैग पर पड़ी। यह हेलीकॉप्टर लेफ्टिनेंट जनरल DD सकलानी का था, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर के सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जॉन चाइल्ड्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। अब इसके बाद एक ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस बात हुई जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। जॉन चाइल्ड्स की मदद से सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी हॉस्टेजेस का पता लगा सकती थी,
जॉन खुद भी उस लोकेशन को सर्च करने में मदद करना चाहता था। इस वक्त फॉरेन एजेंसी के लोग श्रीनगर आ चुके थे। FBI, स्कॉटलैंड यार्ड, US एंड ब्रिटिश एम्बेसी के कुछ लोग। जॉन चाइल्ड्स से थोड़ी बहुत पूछताछ करके किसी US ऑफिशियल ने उसे अपने साथ चलने को कहा और उसे जल्दी US की फ्लाइट में बिठा दिया। जॉन चाइल्ड्स रेस्क्यू होने के 2 दिन के अंदर ही अमेरिका में था। जॉन चाइल्ड्स शायद हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने में सबसे बड़ा मोहरा हो सकता था। 4 जुलाई की किडनैपिंग के बाद भी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन टूरिस्ट को ट्रैकिंग पे जाने से ना ही रोका ना ही वॉर्न किया। In Delhi, they told us there was no problem. 8 जुलाई को जब जॉन चाइल्ड्स टेररिस्ट की कैद से भागने में कामयाब हो गया तो टेररिस्ट ने वही किया जो जॉन सोच रहा था। वो उसे लोअर हाइट्स में गांव में जाकर ढूंढने लगे। जब उन्हें जॉन चाइल्ड्स नहीं मिला तो वहां रह रहे 2 फॉरेन टूरिस्ट को उन्होंने किडनैप कर लिया, जर्मनी का डर्क हैजर्ड एंड नॉर्वे का हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो। अब टेररिस्ट के कब्जे में 4 देशों के 5 फॉरेन टूरिस्ट थे। जॉन चाइल्ड्स के डिस्क्रिप्शन से सिक्योरिटी एजेंसीज को ये तो पता चल ही गया था कि टेररिस्ट हॉस्टेजेस को रिमोट और आइसोलेटेड हाइट्स पर ले जा रहे हैं। उनका अंदाजा था कि यह वारवा वैली हो सकती है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल था, टफ टेरेन की वजह से, और यहाँ के काफी लोग रिबेल सपोर्टर्स भी थे, तो किसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन को चलाना काफी टफ था। अब नेगोशिएशन का ऑप्शन था। इंडियन सिक्योरिटी लीडरशिप का मानना था कि नेगोशिएशंस को ड्रैग किया जाना चाहिए, जिससे 2 बातें हो सकती थी, टेररिस्ट फ्रस्ट्रेट होकर या फिर इंटरनेशनल प्रेशर में हॉस्टेजेस को डिमांड्स पूरे हुए बिना रिलीज करने। दूसरी बात, नेगोशिएशंस को ड्रैग करने से सिक्योरिटी एजेंसीज को वक्त मिल जाएगा हॉस्टेजेस की लोकेशन का पता लगाने में। अब फोन पर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। चीफ नेगोशिएटर थे JNK पुलिस के IG राजेंद्र टिक्कू। पर टेररिस्ट इतनी आसानी से हॉस्टेजेस को छोड़ने नहीं वाले थे। कोई वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट मसूद अजहर और उसके साथियों को रिहा कर देगी, क्योंकि हिस्ट्री कुछ ऐसी ही थी जहां इजराइल और US जैसे देश नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट की पॉलिसी फॉलो करते थे। भारत सरकार का किडनैपिंग्स और डिमांड्स को लेकर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी। 1989 में भारत के तब के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था। बदले में भारत ने 5 टेररिस्ट को रिलीज कर दिया था। 1991 में नाहिदा इम्तियाज, जो कि एक कश्मीरी MP की बेटी थी, उनकी किडनैपिंग के बदले भी एक टेररिस्ट को रिलीज कर दिया गया था। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल के दुराईस्वामी और फॉर्मर पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार PK सिन्हा की किडनैपिंग्स के बाद भी टेररिस्ट की डिमांड्स मान ली गई थी। मास्टर अलवी ने इस हिस्ट्री को देखते हुए अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किडनैपिंग्स का प्लान बनाया था। पर प्रेजेंट किडनैपिंग पहला प्लान नहीं था। इसके पहले के 2 प्लान फेल हो गए थे। द फर्स्ट अटेम्प्ट केम इन अर्ली समर ऑफ 1994, जब हरकत डिस्ट्रिक्ट कमांडर सिकंदर ने 2 ब्रिटिश सिटीजन्स को कश्मीर में ट्रैकिंग करते वक्त किडनैप कर लिया। इसके बाद 1994 में ही उमर शेख, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कुछ फॉरेनर्स को दिल्ली में किडनैप कर लिया था। शायद आपने राजकुमार राव की फिल्म देखी हो जो उमर शेख पर बेस्ड है। पर किसी दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही दिल्ली पुलिस की टीम कोइंसिडेंटली उसी लोकेशन पर पहुंच गई एंड दे रेस्क्यूड द हॉस्टेजेस, और उमर शेख अरेस्ट हो गया। अब वो भी इंडियन जेल में कैद था। अब प्रेजेंट किडनैपिंग तीसरा अटेम्प्ट था मसूद अजहर को छुड़ाने का। किडनैपिंग्स को 1 महीना हो चुका था। नेगोशिएशंस को ड्रैग होता देख, जिसमें टेररिस्ट की पहली डेडलाइन भी निकल गई थी, सभी फ्रस्ट्रेटेड थे। टेररिस्ट ने हॉस्टेजेस की प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए और भारत सरकार पर प्रेशर डालने के लिए हॉस्टेजेस की पहले पिक्चर्स और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी। फिर टेररिस्ट ने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नॉर्वे के हॉस्टेज हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो को बिहेड कर दिया। ये मॉडर्न टेररिज्म में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी ब्रूटल हरकत नहीं की थी। पर अब टेररिस्ट लीडरशिप भी बैकफुट पर थी, क्योंकि कोई भी एक इनोसेंट फॉरेनर के इतने ब्रूटल और सैवेज मर्डर को सपोर्ट नहीं कर सकता था। वो लोग भी जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का सपोर्ट करते थे। शायद इसी वजह से टेररिस्ट अपनी डिमांड को कम करने के लिए राजी हो गए। IG टिक्कू बड़ी स्किलफुली डिमांड्स को कम करवाते जा रहे थे। पहले उन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट को 21 से 15 करवा दिया, और अब टेररिस्ट की डिमांड थी कि उनके सिर्फ 4 साथियों को रिहा किया जाए, मसूद, द अफगानी, लॉन्ग्रियाल एंड उमर शेख, द ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट। पर इंडियन गवर्नमेंट इस डिमांड के लिए भी राजी नहीं हुई। 1 महीना और निकल गया और टेररिस्ट 2 महीने से भी ज्यादा 4 फॉरेन टूरिस्ट को हॉस्टेज बनाए हुए थे। 7 सितंबर की रात को टेररिस्ट ने IG टिक्कू को फिर कॉल किया। वो डिमांड को और कम करने को तैयार थे। इस बार उनकी डिमांड थी सिर्फ 1 करोड़ रुपए। They were not demanding the release of any terrorist. पर इससे पहले इस डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल पाता, ये खबर इंडियन मीडिया में लीक हो गई। ये टेररिस्ट के लिए भी शर्म की बात थी कि वो सिर्फ पैसों के लिए प्रिजनर एक्सचेंज कर रहे थे। अब वो मिलिटेंट्स कम और आर्म क्रिमिनल्स ज्यादा लग रहे थे। इस खबर के लीक होने से नेगोशिएशंस की चैनल पूरी तरह बंद हो गई। अब टेररिस्ट कहाँ थे, वो क्या चाहते हैं, हॉस्टेजेस सेफ हैं या नहीं, इसका जवाब कोई नहीं जानता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा था कि उसे कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। फॉरेन प्रेस चाहती थी कि US या ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस कश्मीर जाकर हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करें, पर इंडियन गवर्नमेंट इस बात के लिए कभी नहीं मानती। प्लस इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस केपेबल थी ऐसे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए।
तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में इंडिया ने इतनी देर क्यों लगाई? इस बुक में कुछ रीजंस दिए हुए हैं, जिसमें एक है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में बिजी थे, जिसमें करीब 1.5 लाख हिंदू तीर्थयात्री आ रहे थे और वो रेस्क्यू मिशन के लिए फोर्सेस को रिलीव नहीं कर पा रहे थे। एक और रीज़न इस बुक में दिया गया है कि इंडिया इस हॉस्टेज क्राइसिस को ड्रैग कर रहा था ताकि पाकिस्तान के टेररिस्ट सपोर्ट को पूरी दुनिया देख सके। इस हॉस्टेज क्राइसिस को इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था। अब ये सच है कि नहीं, ये बुक पढ़कर आप डिसाइड कीजिए। इसमें काफ़ी सारी और भी रीजंस दिए गए हैं, काफ़ी सारी रिसर्च की गई है, एंड आई विल लीव इट टू यू टू डिसाइड दैट। 4 दिसंबर 1995 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिरकार अल फरहान टेररिस्ट पर रेड की। अनंतनाग के करीब दबरान विलेज में 3 फॉरेन टेररिस्ट एक फायर फाइट में मारे गए थे। ये सभी किडनैपिंग पार्टी में शामिल थे, पर हॉस्टेजेस का कुछ पता नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक कैप्चर टेररिस्ट ने इंडियन इंटेरोगेशन में कन्फेस किया कि टेररिस्ट पहले ही हॉस्टेजेस को मार चुके हैं। डॉन, कीथ, पॉल और डर्क की बॉडीज कश्मीर वैली की किसी आइसोलेटेड जगह दफन थी। अब बॉडीज को सर्च करने की कोशिश शुरू हुई। काफी सर्च के बाद इंडियन ऑफिशियल्स को एक बॉडी मिली जो उन्होंने क्लेम किया कि वो ब्रिटिश हॉस्टेज पॉल वेल्स की है। उन्होंने डीएनए टेस्ट भी किया जो पॉल वेल्स से मैच कर रहा था, पर ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग साबित हुआ क्योंकि ब्रिटिश लैब में डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हुए। इनफैक्ट उनका कहना था कि ये बॉडी किसी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आदमी की ही है। कई सालों तक हॉस्टेज की फैमिलीज कश्मीर आती रहीं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई क्लोजर मिल पाए, पर आज भी इन 4 किडनैप हॉस्टेज की बॉडीज नहीं मिल पाई हैं। मसूद अजहर को आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 की कांधार हाईजैकिंग में रिहा कर दिया। उसके साथ था उमर शेख। उमर शेख रिहा होने के बाद पाकिस्तान में डैनियल पर्ल के मर्डर में भी शामिल था। मसूद अजहर एक नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का लीडर बन गया। इसके बाद वो बहुत से टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड रहा।